ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। और देखिए, संपादकीय पाठ आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। और देखिए, किसी खास टॉपिक पर किसी खास व्यक्ति के अपने विचार होते हैं, तो जरूर इन्हें पढ़ा करिएगा। निरंतर टकराव वाली राजनीति, आजकल हमारे देश में जो राजनीति हो रही है, इसमें ऐसा लग रहा है कि मनभेद ज्यादा दिख रहे हैं, मतभेद कम दिख रहा है। मतभेद होना अच्छी बात है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। और आप देखिए, लोकसभा कोई ऐसा लगने लगा कि जैसे दंगल चल रहा हो, संसद में लड़ाई हो रही हो, वो बाहें समेटने लगे, वो बाहें समेटने लगे। अभी नवनीत सिंह बिट्टू और वो चन्नी का मामला आपने देखा होगा। एक तरफ आपने राज्यसभा में जया बच्चन और आपने जगदीप धनखड़ की भी देखा होगा। लोकसभा चुनाव खत्म हुए 2 महीने बीत चुके, लेकिन राजनीतिक परिदृश्य पर अभी तक वही माहौल बरकरार है। चुनाव के बाद बहुमत की सरकार बन चुकी है, 2 संसदीय सत्र निपट चुके हैं, नई सरकार का पहला बजट भी पारित हो गया है। लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप की शब्दावली बिल्कुल वैसी है जैसी चुनाव के समय इस्तेमाल की जा रही थी। और सत्ता पक्ष का आरोप है कि विपक्ष देश में अराजकता फैलाना चाहता है। कुछ विपक्षी नेताओं ने बांग्लादेश के मौजूदा घटनाक्रम की भारत में पुनरावृत्ति की भी बात की है। लोकसभा चुनाव संपन्न हुए महीनों गुजर जाने के बाद भी विपक्षी नेताओं के हाथ से संविधान की वह पीति छूट नहीं रही है, जिसे लहराकर उन्होंने चुनाव में फर्जी नैरेटिव बनाया था कि भाजपा संविधान बदल देगी। और आप देखिए, विपक्षी नेताओं द्वारा जाति आधारित जनगणना का नारा भी बुलंद किया था। कुल मिलाकर राजनीतिक दल चुनाव से आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। मानसून सत्र में यह स्पष्ट दिखा, जो एक खतरनाक चलन है। खतरनाक इसलिए क्योंकि आप देखिए, जनमत ने अगले 5 साल के लिए राजग को काम करने के लिए चुना है, विपक्ष को मजबूती से अपनी सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए। वैसे तो मौजूदा राजनीतिक माहौल के लिए चुनावी राजनीति भी जिम्मेदार है, क्योंकि व्यवहारिक रूप से चुनावी मंच ऐसा होता है जहां आजादी का दुरुपयोग अधिक हो रहा है और वहां नेता आरोप लगाकर चलते बन रहे हैं। वहां किसी से कोई सवाल नहीं पूछा जा सकता है और जा सकता। और इसके उलट संसद जिम्मेदारी और जवाबदेही का मंच होता है। संसद में वही टिकता है जो तथ्यात्मक और वैचारिक स्तर पर मजबूत हो। सरकार के पास तो अपना एजेंडा होता है, लेकिन विपक्ष की यही यहाँ कड़ी परीक्षा होती है और कि वह तर्कों और तथ्यों से कितना सबल है। ऐसे कई उदाहरण हैं जब संसद में संख्या बल के मोर्चे पर कमजोर होने के बावजूद विपक्ष सरकार को झुकने के लिए मजबूर करता रहा है। लेकिन अब दृश्य बदलने लगे हैं। सरकार गठन के बाद से 2 महीने के भीतर जो 2 सत्र हुए, उन्हें लेकर कहा जा सकता है कि 3 बड़े अवसर थे जहां विपक्ष अपना लोहा मनवा सकता था। पहला अवसर था राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का, दूसरा अवसर था बजट पर चर्चा का और तीसरा अवसर था वक्फ संशोधन विधेयक पर। यह वह वक्त था जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत विपक्ष के दूसरे बड़े चेहरे अभिभाषण और बजट के लिखित दस्तावेज सामने रखकर यह गिनाते कि चुनावी मंच से उन्होंने जो आरोप लगाए थे वे पुष्ट हो रहे हैं या फिर नहीं। अगर ऐसा संभव नहीं था तो आंकड़ों के साथ बताते कि सरकार ने अब तक विकास का जो दावा किया है वह कितना सही या फिर गलत है। वे एक रोड मैप भी दिखाते। बजट को तो कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो की कॉपी बता रही है। वह यह भी बताती है कि इसके लिए राजस्व कैसे ज्यादा अच्छे तरीके से अर्जित किया जा सकता है। राहुल गांधी यह भी बताते हैं कि एमएसपी की संपूर्ण गारंटी के लिए उनके पास कैसा रोड मैप है और संभव था तो सरकार को इस मोर्चे पर मजबूर करते। दरअसल इसके जरिए राहुल यह साबित कर सकते थे कि वह अपनी क्षमता के आधार पर सरकार में आने के लिए तैयार हो चुके हैं, ना कि सिर्फ परिवार के आधार पर, जैसा कि भाजपा की ओर से आरोप लगता है। वास्तविकता में उन्होंने किया क्या? प्रधानमंत्री समेत कई उद्योगपतियों के खिलाफ वही चुनावी आरोप मढ़े जिन्हें जनता ने फिर से खारिज कर दिया। यह एक सच्चाई है कि समूचा विपक्ष मिलकर उतनी सीटें नहीं जीत पाया जितनी अकेली भाजपा ने जीती। और प्रधानमंत्री ने चुनाव में जाने से पहले एक अकेला सफर भारी की जो बात कही थी वह एक हद तक सच हो गई। व्यक्तिगत आरोप के मामले में प्रत्यारोप होगा ही, लेकिन प्रधानमंत्री ने आगे का सोच भी रखा है। बजट सत्र की चर्चा अभिभाषण की चर्चा से आगे नहीं बढ़ पाई और जिस जनता ने वोट दिया है वह जानना चाहती है कि क्या किसी मुद्दे पर उसके नेता की सोच क्या है। वक्फ संशोधन विधेयक पेश होने के दौरान विपक्ष के कई नेताओं ने विरोध किया। यह वह अवसर था जब खासकर कांग्रेस को आगे बढ़कर मानना था कि 2013 में जो हुआ था उसमें सुधार
की जरूरत आ गई है। राहुल गांधी तो पहले ही मनमोहन सिंह सरकार कैबिनेट के निर्णय को फाड़कर यह बता चुके हैं कि उनकी सरकार ने गलत फैसला लिया था। अपनी सरकार की पुरानी गलती को मानकर राहुल अपनी छवि को विस्तार दे सकते थे और यह है, आप देखते हैं कि सकारात्मक भूमिका होती। अच्छी बात है यह रही कि बहुत लंबे समय बाद बीते सत्र में कोई सदन पूरे दिन के लिए स्थगित नहीं हो रहा। हालांकि सदन की कार्यवाही केवल घंटों में नहीं बल्कि गुणवत्ता में भी आंकनी चाहिए। अफसोस की बात है कि सदन के अंदर परिपक्वता कम होती जा रही है और जिस तरह दोनों सदनों में सीधे तौर पर आसन पर सवाल खड़े किए गए वह पहले कभी नहीं हुआ। सदन अखाड़ा बन गया। सदन चला तो सही, लेकिन बांग्लादेश की अराजक स्थिति से भारत को जोड़ने की कुछ विपक्षी नेताओं के बयान, विनेश फोगाट के तकनीकी आधार पर अयोग्य ठहराए जाने के मुद्दे को राजनीतिक मुहरे की तरह उपयोग करने की कोशिश यही सोचने को मजबूर करती है कि विपक्षी दल अभी भी यह मानने को तैयार नहीं है कि बहुमत के गठबंधन की सरकार बन चुकी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें अभी भी ऐसा लग रहा है कि सरकार के अंदर कुछ ऐसा घटित होगा कि उन्हें सरकार गठन का अवसर मिलेगा। और इस तरह की राजनीति का असर इंटरनेट मीडिया पर भी दिख रहा है। जहां बड़ी संख्या में युवाओं की हिस्सेदारी है, वहां भी एक विषाक्त माहौल तैयार हो रहा है और विपक्ष को इसका गुस्सा है कि सत्ता पक्ष यह क्यों नहीं मान रहा है कि वह चुनाव हार गया। सत्ता पक्ष उनके आरोपों पर मुस्कुराने के बजाय हमलावर क्यों हो रहा है। और दूसरी ओर आप देखें, सत्ता पक्ष यह तो देख रहा है कि विपक्ष मजबूत होकर आया है, परंतु उसे स्वीकारने को तैयार नहीं है। टकराव वाली राजनीति देश के लिए ठीक नहीं है। लेखक दैनिक जागरण के राजनीतिक संपादक हैं, इनका नाम है आशुतोष झा। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया, इनके अपने विचार हैं। देखिए, जब संसद की बात होती है तो इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति रहते हैं। और लोकसभा की बात करें तो 543 सीटें हैं और लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने जाते होंगे। और अगर आपकी उम्र कितनी 25 साल हो चुकी है तो लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। और जो आपके राज्यसभा सदस्य होते हैं ना, अगर राज्यसभा सदस्य बनना है तो आपकी उम्र 30 साल होनी चाहिए। इनका चुनाव विधायकों के द्वारा होता है। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति साहब मनोनीत करते हैं। और राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। और आपको एक बात मालूम है, 1 मिनट का संसद की कार्यवाही पर कितना खर्च होता है? 2.5 लाख रुपए खर्च होता है। ये पैसा आप लोगों का रहता है। आप जिन नेताओं को चुनकर भेज रहे हैं उनका काम ये रहता है कि आपके बारे में फैसला करें, आपके लिए योजनाएं बनाए, आपके लिए कानून बनाए। अब आप देखिए, कोई कानून आया हुआ है तो सत्ता पक्ष अच्छाइयां सामने रखे और जो विपक्ष का काम है वो उसमें कमियां निकाल कर बहस हो, उस पर सुधार हो। अब देखिए, 3 कृषि कानून आपको याद होंगे कि जबरदस्ती आ गए, उस पर कोई बहस नहीं हुई, ना तो सत्ता पक्ष ने की ना ही विपक्ष ने की। और आपने देखा होगा कि बाद में किसानों को आंदोलन करना पड़ा, ना किसानों से सलाह ली गई और 700 से ज्यादा हमारे किसान उसमें डेथ हो गई उनकी। और बाद में वो कृषि कानून आपको वापस लेने पड़े। अगर आप सोचिए कि किसानों को भरोसे में रख लेते, विपक्ष को भरोसे में रख लेते, तो अगर अच्छे भी कानून थे ना तो आसानी से वो लागू हो जाते। और किसानों को अगर आप समझा नहीं पा रहे हैं तो ये चिंता की बात रहती है। और नेता हैं हमारे, हम लोग उन्हीं को देखकर आगे बढ़ते हैं। सुधार की राय तकते आश्रय गृह। तो दिल्ली के रोहिणी इलाके में स्थित आशा किरण नामक आश्रय गृह में पिछले दिनों 14 लोगों की मौत हो गई। इनमें 8 महिलाएं और 5 पुरुष थे। इस गृह में कुछ मृतक 5 साल तथा कुछ विगत 2 दशक से रह रहे थे। और यह आश्रय गृह दिल्ली सरकार के सामाजिक विभाग द्वारा मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए संचालित होता है। इसमें कुल रहने की क्षमता 250 लोगों की है, परंतु 980 लोग रह रहे थे। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रही रेखा शर्मा ने बताया कि इस गृह में आश्रय लेने वालों में लोग अनेक बिना उचित भोजन और पानी के रह रहे हैं। हालांकि दिल्ली प्रशासन ने इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं, परंतु ऐसे मामलों में अतीत की जांच बताती है कि उनका परिणाम कुछ सुखद नहीं रहा। और यही वजह है कि इस प्रकार के आश्रय गृहों की लगातार अनदेखी हो रही है और इससे इन गृहों में ऐसी अमानवीय घटनाओं का सिलसिला कायम है। ये जांच का तो बड़ा रोड़ा रहता है। आप देखते हैं कि कह दिया जाता है एक कमेटी बना दी गई, जांच होगी, जांच की रिपोर्ट क्या रही, उससे हमने क्या सीखा, ये कभी हम लोगों ने मालूम ही नहीं चला। अब इतनी आपदाएं आती रहती हैं, आपदाएं होती हैं और फिर आप देखते हैं कि हाय हाय मचने लगता है और फिर कुछ दिन के बाद हम लोग भूल जाते हैं, फिर दोबारा उसी तरह की कोई दुर्घटना होती है। देखिए, अगर हम लोग महिला आयोग की बात करें, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की बात करें, 31 जनवरी 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। कहना ना होगा कि यह केवल एक आश्रय गृह की दारुण कथा है। दिल्ली में ऐसे करीब 200 गृह संचालित हैं जो बेघर परिवारों, असहाय स्त्री पुरुष तथा नशे के शिकार लोगों के लिए आरक्षित हैं। और देश में आश्रय गृहों की संख्या 2500 के आसपास है।
और इनमें लगभग 1500 गृह सरकारी स्तर पर स्वीकृत हैं, से सामाजिक, धार्मिक एवं चैरिटेबल संस्थाओं द्वारा संचालित हैं। और हैरत की बात है कि इन आश्रय गृहों में लाखों लोग आवासित तो हैं, परंतु जिन उद्देश्यों को लेकर इन गृहों की स्थापना की गई थी उन पर अधिकांश खरे नहीं उतर पा रहे हैं। सरकारी और गैर सरकारी प्रयासों के बाद भी हजारों अनाथ व बेसहारा लोग आज भी आप देखिए सड़कों अथवा रेलवे स्टेशनों के आसपास घूमते दिखाई देते हैं, जिनकी शोध लेने वाला कोई नहीं है। और इन आश्रय गृहों की स्थापना इसलिए की गई थी ताकि बेघर हुए परिवार, परित्यक्त महिलाओं, पुरुषों और अनाथ शिशुओं एवं किशोरों तथा वृद्धजनों के ये आप देखते हैं कि आपात स्थिति में वहां रहने के लिए एक अस्थायी घर और जरूरत का सामान तथा एक सुरक्षित और स्वच्छ परिवेश उपलब्ध कराया जा सके। और देश में शिशु से लेकर वृद्धजनों तक उनकी प्रकृति के अनुसार अलग अलग प्रकार के आश्रय गृह हैं। और इनमें अनाथ अथवा सड़क एवं झाड़ियों में फेंके गए नवजात शिशुओं के लिए शिशु सदन, और अनाथ एवं बेसहारा अथवा घरों से पलायन किए हुए 10 साल से अधिक उम्र के किशोर अथवा किशोरियों के लिए किशोर एवं किशोरी गृह, बेसहारा अथवा पारिवारिक आप देखते हैं कि हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए नारी निकेतन तथा वृद्धजनों के लिए वरिष्ठ नागरिक गृह इत्यादि प्रमुख हैं। देश के प्रचलित कानूनों का उल्लंघन करने वाले किशोरों के लिए किशोर संप्रेषण गृह, इनके अतिरिक्त आप देखिए मंदबुद्धि अथवा दिव्यांगता से जुड़े कुछ आश्रय गृह भी सरकारी अनुदान से संचालित किए जाते हैं। शेष काफी संख्या में महिला एवं वृद्धजनों से जुड़े आश्रय गृह ट्रस्ट एवं चैरिटेबल संस्थाओं द्वारा भी संचालित किए जा रहे हैं। भारतीय संविधान में स्पष्ट प्रावधान है कि सरकार अपने नागरिकों को आश्रय उपलब्ध कराए ताकि देश के नागरिक गरिमापूर्ण अपना जीवन व्यतीत कर सकें। इसके लिए सरकार का सामाजिक कल्याण मंत्रालय अनुदान भी उपलब्ध कराता है, लेकिन कई बार इसके संचालकों की गिद्ध दृष्टि इन आश्रय गृहों को बदहाल कर देती है, और जिस कारण इन गिरोहों में रहने वाले लोग उपेक्षा, अव्यवस्था और बीमारियों का दंश झेलने को मजबूर होते हैं। और इससे इनमें एक अच्छे नागरिक बनने की संकल्पना कमजोर हो जाती है, और इससे सरकार एवं समाज की साख को चोट पहुंच रही है। और समाज के विखंडन ने भी इसमें अपनी खास भूमिका अदा की है। किशोर किशोरियों, पारिवारिक हिंसा से ग्रस्त महिलाओं एवं सामाजिक संबंधों में शक के दायरे का विस्तार तथा अपचारी बच्चों की संख्या में लगातार वृद्धि ने इन गिरोहों की सीमित संख्या को ध्वस्त कर दिया है। लिहाजा ये सभी गिरोह अतिरिक्त बोझ की मार झेल रहे हैं। इसका दुष्परिणाम यह है कि इनमें से अधिकांश गिरोहों का आंतरिक ढांचा चरमरा गया है। कहीं कहीं तो किशोर किशोरियों के एक गिरोह उनके पलायन करने के साथ यौन व्यभिचार के केंद्र तक बनते देखे गए हैं। राम का सदचरित, कृष्ण की दूरदर्शिता, सीता के त्याग, रानी लक्ष्मीबाई की वीरता, स्वामी विवेकानंद का पंडित एवं श्रवण कुमार की मात पित्त भक्ति जैसे गुण अब भारतीय परिवारों से दूर हो चले। और ये अब आप देखते हैं कि जब वृद्धाश्रम बनाए जाते हैं तो मुझे तरस आता है सरकारों पर। और आप देखिए जब मुख्यमंत्री सरीखे उनको उसका उद्घाटन करने जाते हैं, मुझे आप देखिए दुख होता है। आप सोचिए कि वृद्धाश्रम बनाते हुए हमें खुशी जाहिर करनी पड़ रही, बल्कि हमें सोचना चाहिए कि हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है, कहाँ हम लोगों ने तरक्की कर ली, किस तरह से इसका पतन हो रहा है। कि माँ बाप को आप नहीं रख पा रहे हैं, कुत्तों को आप रख सकते हैं लेकिन माँ बाप को नहीं रख सकते हैं। परिवार, पारिवारिक मूल्य, नैतिकता उनकी उपादेयता पर कुतर्क हावी है। इससे रिश्तों की टूटने एवं एक स्वाभाविक प्रक्रिया हो चली है। सरकार के साथ समाज की यह अपेक्षा रही कि समाज के सभी अंग आपसी प्रेम और सद्भाव के साथ समाज में एक अच्छे नागरिक की भूमिका में रहेंगे, मगर सदैव ऐसा नहीं हो पाता है। कई बार समाज में बिखरते और टूटते परिवार और सामाजिक परिवर्तन की तेज आंधी पारिवारिक रिश्तों को तो तोड़ती है, साथ में परिवार से जुड़े बच्चों, किशोर किशोरियों, स्त्री पुरुष तक को पलायन को मजबूर कर देती है। ऐसे में अगर आश्रय गृह ना हो तो समाज में अनेक प्रकार की सामाजिक विधियां का प्रभाव बढ़ेगा। निश्चित ही ऐसे लोगों का तमाम विषम ब्रादियों से बचाने के लिए ये आश्रय गृह इस समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं है। लेकिन आप देखते हैं कि फिर भी इन आश्रय गृहों के अंदरूनी ढांचे को संतुलित बनाने के लिए जरूरी है कि केंद्र और राज्यों की सरकारें मिलकर आवश्यक कदम उठाएं। तभी इन गृहों में रहने वाले लक्षित समूहों को एक सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार मिलेगा। ऐसा करके ही इन गृहों में रहने वालों को मुख्य धारा में लाया जा सकेगा। लेखक, समाजशास्त्र के पूर्व प्रोफेसर, उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के निर्वर्तमान अध्यक्ष हैं। इनका नाम है डॉक्टर विशेष गुप्ता। इनके द्वारा आर्टिकल लिखा गया है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग दिया करिएगा इस तरह के मुद्दों पर। स्वतंत्र चिंतन एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को नाना प्रकार के बंधनों से परे ले जाकर स्वतंत्र रूप से सोचने विचारने की क्षमता प्रदान करती है। यह एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति को न केवल अपनी सोच में नवीनता और रचनात्मकता लाने में मदद करता है, बल्कि समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन लाने का साधन बनता है।
महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वतंत्रता का अर्थ दूसरों के विचारों को सुनना और सहन करना है, भले ही भी हमें प्रिय ना हो। यह विचार बताता है कि स्वतंत्र चिंतन का आधार सहिष्णुता और विविधता का सम्मान है। और जब व्यक्ति स्वतंत्र रूप से सोचता है तो वह आप देखिए विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने में सक्षम होता है। यह प्रक्रिया उसे एक गहन और व्यापक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करती है, जो उसके व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को समृद्ध बनाती है। स्वतंत्र चिंतन के माध्यम से व्यक्ति अपनी आस्था, परंपरा और मान्यता को तर्क की कसौटी पर कसता है। ऐसा चिंतन चिंतन व्यक्ति को उन विचारों से मुक्त कराता है जो उसे अंधविश्वास, कट्टरता और संकीर्णता में जकड़ रखते हैं। स्वतंत्र चिंतन का अभ्यास व्यक्ति को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाता है, जो भावी चुनौतियों का सामना करने में उसकी तैयारी को निखारता है। और जब आप देखिए समाज के सदस्य स्वतंत्र रूप से सोचते हैं तब वे नवीन विचारों को जन्म देते हैं और जो समाज के विकास में योगदान करती हैं। यह प्रक्रिया लोकतंत्र की नींव को भी मजबूत करती है, जहां हर व्यक्ति को अपने राय व्यक्त करने का अधिकार होता है। स्वतंत्र चिंतन के साथ जिम्मेदारी भी आती है और इसका अर्थ यह नहीं कि हम अनुशासनहीन या फिर अराजक बन जाएं, बल्कि इसका अर्थ है कि हम अपने सोच में ईमानदारी और तर्कशीलता को बनाए रखें। स्वतंत्र चिंतन एक ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति और समाज दोनों को सशक्त बनाती है, वासरते इसकी सही दिशा में उपयोग किया जाए। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉलम लिखा जाता है ये आप देखिए। गैर जिम्मेदार सरकार। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हमले और तोड़फोड़ की घटनाओं पर अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए सही कहा कि यह शासन की पूर्ण विफलता है। और इस मेडिकल कॉलेज में एक अराजक भीड़ ने उस समय घुसकर तोड़फोड़ की जब वहां की प्रशिक्षु महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और फिर हत्या को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। यह विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि इस भयावह घटना की सही तरह जांच होती नहीं दिख रही थी। इसी कारण कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। सीबीआई इनकी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूं मैं। और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। और आप देखिए ऐसा करते समय भी उसने राज्य सरकार के रवैये की आलोचना की। इस आलोचना के लिए ममता बनर्जी सरकार अपने अलावा अन्य किसी को दोष नहीं दे सकती क्योंकि उसने घटना के बाद इस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के त्यागपत्र के 4 घंटे बाद ही उन्हें एक अन्य मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया। और तब भी जब पूरे देश का ध्यान आकर्षित करने वाले दुष्कर्म एवं हत्या के इस मामले में उनकी भूमिका बहुत ही संदिग्ध थी। उन्होंने प्रशिक्षु महिला डॉक्टर के माता पिता को गलत जानकारी देकर गुमराह करने का काम तो किया ही था, उन्हें कई घंटे तक बेटी के शव के पास भी नहीं जाने दिया। कोलकाता पुलिस का आचरण भी बहुत ही संदिग्ध रहा। उसने प्रिंसिपल से पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं समझी। यह पहला ऐसा मामला है जिसमें अपराध की किसी गंभीर घटना पर ममता सरकार और बंगाल पुलिस ने गैर जिम्मेदारा रवैया अपनाया। हर कोई इससे परिचित है कि संदेश खाली की घटनाओं पर बंगाल पुलिस और ममता सरकार ने क्या रवैया अपनाया था। दोनों ने दोषियों को बचाव करने की हर संभव कोशिश की थी। इसी कारण इस मामले की जांच भी सीबीआई को सौंपनी पड़ी। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि सामूहिक दुष्कर्म की एक अन्य घटना पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीड़ितों को ही दोषी ठहरा दिया था। समझना कठिन है कि ममता सरकार महिलाओं के खिलाफ होने वाले जघन्य अपराध में भी इतनी संवेदनशील क्यों दिखाती है। और इससे भी बड़ा प्रश्न है कि बंगाल पुलिस तृणमूल कांग्रेस की शाखा की तरह क्यों काम करती है। यह समझ आता है कि पुलिस पर राज्य सरकार का कुछ ना कुछ दबाव होता ही है, लेकिन यह तो अकल्पनीय है कि किसी राज्य की पुलिस वहां की सत्तारूढ़ दल की इकाई की तरह से कार्य करने लगे। यदि बंगाल कानून व्यवस्था की दृष्टि से बदहाल है तो इसके लिए एक बड़ी हद तक ममता सरकार और उसकी पुलिस ही उत्तरदायी है। यह विचित्र है कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज की दिल दहलाने वाली घटना पर उचित कार्रवाई करने के स्थान पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी धरना प्रदर्शन का सहारा ले रही। यह सस्ती राजनीति के अलावा कुछ नहीं है। देखिए इस तरह की घटना कहीं भी घटे, चाहे बिहार में, चाहे उत्तराखंड में, चाहे पश्चिम बंगाल में, चाहे राजस्थान में या फिर उत्तर प्रदेश में, उनकी कड़ी आलोचना होनी चाहिए। और इस तरह के जो गलत लोग हैं ना, उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे समाज का कलंक है आप कहिए एक तरह से। पर्यटन विकास। पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान भी देता है। देखिए उत्तराखंड के संदर्भ में बात हो रही है। देहरादून इसकी राजधानी, इसकी सीमा चाइना नेपाल से लगती है, राज्यों में हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड से लगती है। और देखिए ये पश्चिम बंगाल है। कोलकाता इसकी राजधानी, इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। तो उत्तराखंड में पर्यटन और तीर्थ यात्रियों की संख्या साल दर साल बढ़ रही है। इसे देखते हुए सरकार अब पर्यटन और तीर्थ स्थलों में सुविधाएं विकसित करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दिया जाना इसी कड़ी का हिस्सा है। इसके तहत राज्य में 1 से 5 करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट पर 33 लाख से लेकर 1.5 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी समेत अन्य रियायत
दी जाएगी। विशेष यह है कि योजना केवल उत्तराखंड के निवासियों और यहीं के उद्यमियों के लिए है। इससे बड़ी बात यह भी है कि योजना के तहत जो भी उद्यम स्थापित होंगे उनमें राज्य के स्थायी निवासियों को 70% रोजगार उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। देखा जाए तो उत्तराखंड को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए ऐसा किया जाना नितांत जरूरी था। और यहाँ तीर्थ व पर्यटन स्थलों की बहुतायत है और इससे व्यापक स्तर पर रोजगार भी सृजित हो सकता है। लेकिन लेकिन ऐसा तभी हो पाएगा जब इस दिशा में योजनाबद्ध ढंग से कार्य किया जाए। हालांकि बीते वर्षों में ऐसा हो नहीं पाया और हम ना तो कोई तीर्थ सर्किट विकसित कर पाए ना उन पर्यटक स्थलों को ही पहचान दिला पाए जो विशिष्टता में देश दुनिया के पर्यटन स्थलों से ही किसी मायने में कम नहीं है। सुविधाओं की बात करें तो अभी तक हम शीतकालीन चारधाम यात्रा का भी मजबूत स्वरूप विकसित नहीं कर पाए, जबकि शीतकालीन यात्रा उत्तराखंड की तस्वीर बदलने में सक्षम है। अब सरकार को उम्मीद है कि नई योजनाओं से पर्यटन और आतिथ्य के क्षेत्र में न केवल बूम आएगा बल्कि पलायन पर भी प्रभावी अंकुश लग सकेगा। हाँ, सरकार को इस बात पर का ध्यान अवश्य रखना होगा कि योजना का उपयोग सिर्फ सब्सिडी हड़पने के लिए न हो बल्कि यह सचमुच धरातल पर उतरे। इसके लिए पुराने अनुभवों से सबक लिए जाने की जरूरत है। अनेक ब्रह्मांड की संभावनाओं को बल, तो आप देखिए ब्रह्मांड के रहस्य हमेशा से विज्ञानियों को आकर्षित करते रहे हैं। ब्रह्मांड की सबसे उलझी हुई पहेलियों में एक यह है कि क्या हमारा ब्रह्मांड अकेला है या फिर हमारे ब्रह्मांड जैसे अन्य ब्रह्मांड मल्टीवर्स का भी अस्तित्व है। मल्टीवर्स की अवधारणा लंबे समय से टीवी सीरियल और साइंस फिक्शन फिल्मों के लिए एक लोकप्रिय कथानक रही है। हमारे ब्रह्मांड के रहस्यमय विस्तार को समझने के क्रम में हाल ही में आईआईटी के एक पीएचडी छात्र ने ग्रेविटेशन एंड कॉस्मोलॉजी एंड यूरोफिजिक्स लेटर्स में प्रकाशित अपने शोध पत्रों में जुड़वा ब्रह्मांड की अवधारणा को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है। इस शोध का मानना है कि बिग बैंग के दौरान पदार्थों के हर कण के निर्माण के साथ प्रति पदार्थ एंटीमेटर का एक संगत कण भी बनाया और इनका एक साथ निर्माण यह बताता है कि हमारे ब्रह्मांड के साथ साथ एक प्रति ब्रह्मांड एंटी यूनिवर्स भी अस्तित्व में आया। एक से अधिक ब्रह्मांड होने की बात सबसे पहले अमेरिकी दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स ने 1895 में कही थी और उन्होंने इसलिए मल्टीवर्स शब्द का उपयोग किया था। परंतु आज की अनेक ब्रह्मांड की संकल्पना जेम्स की कल्पना से कहीं अधिक व्यापक है। आज अनेक ब्रह्मांड ऐसे होने की संकल्पना आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान के दो अनसुलझे सवालों के जवाब देती प्रतीत होती है। पहला यह कि बिग बैंग से पहले क्या था, दूसरा यह कि भौतिक नियम ऐसे ही क्यों हैं जैसा कि हम जानते हैं। पहले का उत्तर है कि इसके अनुसार असीमित बार बिग बैंग हुआ होगा और जिससे नया ब्रह्मांड पैदा हुआ होगा तथा इसके लिए आप देखते हैं कि इसलिए दूसरों का जवाब भौतिकी के नियमों की असीमित संभावनाएं बनी होगी और आज हमारे ब्रह्मांड की भौतिकी के ये नियम असीमित नियमों में से एक है। अगर हम मान लें कि वास्तव में ऐसे ब्रह्मांड का अस्तित्व है तो हो सकता है कि वहां वह जीवन भी हो। आधुनिक आप देखिए विज्ञानियों ने अनेक ब्रह्मांड होने की संभावनाओं को लेकर कई तरह के सिद्धांत विकसित किए और जिनमें से आप देखिए सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत समानांतर ब्रह्मांड का है। इसका विचार पहली बार आप देखिए 1954 में प्रिंसटन विश्वविद्यालय के एक रिसर्च स्कॉलर एवरेट ने दिया था और उन्होंने कहा था कि हमारे ब्रह्मांड की ही तरह दूसरे कई समानांतर ब्रह्मांड भी हो सकते हैं, वे सभी हमारे ब्रह्मांड से संबंधित हो सकते हैं। और आप देखते हैं कि क्वांटम यांत्रिकी की गणित भी यह सुझाव देता प्रतीत होता है कि अपने अलग अलग ब्रह्मांडों में किसी भी स्थिति के सभी संभव परिणाम होते हैं। हालिया शोध से मल्टीवर्स की अवधारणा दोबारा चर्चा में आ गई है। निश्चित रूप से यह शोध इस विचार को कल्पना के दायरे से वैज्ञानिक क्षेत्र में लाने का एक उल्लेखनीय प्रयास है। या आप देखिए टिप्पणियां रहती हैं, देख लिया करिएगा। इसकी पीडीएफ एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां डाल दी जाती है, तो वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड भी कर लिया करिएगा। पेरिस ओलंपिक, जलवायु परिवर्तन की चिंता पर सार्थक पहल। ये आप देखिए जलवायु परिवर्तन का प्रभाव भी हर क्षेत्र पर पड़ रहा है और हर देश पे पड़ रहा है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। तो लगभग एक सप्ताह पहले पेरिस ओलंपिक का समापन हो चुका है। इस आयोजन के आरंभ से लेकर समापन तक ऐसे कई विवाद सामने आए और जिसने लोगों का ध्यान खींचा। इस बीच पेरिस ओलंपिक की मानवता के दूरगामी कल्याण हेतु उठाए गए बड़े कदमों पर उतनी चर्चा नहीं हो पाई
जितनी होनी चाहिए थी। पेरिस ओलंपिक खेलों ने वैश्विक खेल आयोजनों में सस्टेनेबिलिटी और कार्बन उत्सर्जन में कमी के लिए जिस नए मानदंड को स्थापित करने का प्रयास किया वह प्रशंसनीय है और भारत सहित कई देशों के लिए अनुकरणीय भी है, जहां कृषि आधारित आर्थिकी होने के कारण इस तरह की जलवायु परिवर्तन संबंधी विमर्श की गंभीर आवश्यकता है। हर 4 साल में होते हैं ओलंपिक खेल, याद रखिएगा। पेरिस फ्रांस में हुए हैं अभी। ओलंपिक खेल मानव उत्कृष्टता और एकता का प्रतीक रहे हैं, परंतु बड़े पैमाने पर आयोजन होने से उत्पन्न पर्यावरणीय प्रभाव बढ़ती चिंता का विषय भी बनता जा रहा था और पेरिस ओलंपिक इन चिंताओं को दूर करने के लिए सस्टेनेबिलिटी को आयोजन के हर पहलू में शामिल करना चाहता था। जलवायु परिवर्तन के पेरिस समझौते के साथ तालमेल बैठाते हुए ओलंपिक आयोजकों ने पर्यावरणीय दुष्प्रभावों को कम करने और सामाजिक व आर्थिक लाभों को अधिकतम करने के लिए एक व्यापक रणनीति बनाई है। कार्बन उत्सर्जन को कम करने से लेकर अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने तक आयोजकों ने जिस समावेशी ओलंपिक का अनुभव प्रदान करने की प्रतिबद्धता दिखाई वह प्रशंसनीय है। इसी क्रम में दो विषयों ने दुनिया को अचंभित किया है। एक आप देखिए एयर कंडीशनर रहित कमरे और शाकाहारी भोजन। ऐसे में हम पेरिस ओलंपिक द्वारा पर्यावरणीय महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उठाए गए प्रमुख उपायों की चर्चा करनी चाहिए। और जब आप लोग जलवायु परिवर्तन पर कहीं कुछ लिख रहे हैं तो इन सब का उल्लेख भी कर दिया करिएगा। कार्बन उत्सर्जन में कमी का लक्ष्य, तो पेरिस ओलंपिक 2024 के सबसे महत्वपूर्ण प्रतिबद्धताओं में से एक लंदन 2012 और रियो 2016 ओलंपिक खेलों की तुलना में कार्बन फुटप्रिंट को 50% तक कम करना था। यह महत्वाकांक्षी लक्ष्य सभी प्रकार के कार्बन उत्सर्जन जैसे प्रत्यक्ष या परोक्ष दर्शकों की यात्रा से उत्पन्न उत्सर्जन आप देखिए सहित खेलों के हर पहलू, जैसे आप देखते हैं कि जैसे निर्माण, और आप देखेंगे कि ऊर्जा, परिवहन, कैटरिंग और खरीद के लिए एक कार्बन बजट निर्धारित किया गया था। और आप देखें शाकाहारी खाद्यान्न पदार्थों को महत्व, तो पशुपालन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, वनों की कटाई और अत्यधिक जल उपयोग का एक प्रमुख कारण है। खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 14.5% योगदान पशुपालन का है। ब्रिटेन की संस्था IEME के अनुसार 1 किलो गेहूं के उत्पादन में 500 से आप देखिए 4000 लीटर पानी एवं 1 किलो मांस के उत्पादन में 5000 से 20000 लीटर पानी की खपत होती है। पेरिस ओलंपिक के आयोजक पशु उत्पादों की खपत को कम करके पौध आधारित शाकाहारी विकल्पों को बढ़ावा देकर खेलों द्वारा होने वाली पर्यावरणीय हानि को काफी हद तक कम करना चाहते हैं। FAO के बारे में भी याद रखिएगा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं। इस तरह के संगठनों से भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। 194 मेंबर हैं इसमें, आप देखते हैं, और 16 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। और रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। वस्तुतः पौध आधारित आहार कई स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान करते हैं, जिसमें आप देखेंगे हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह और कुछ प्रकार के कैंसर के खतरे प्रभावी रूप से कमी आती है। और शाकाहारी और पौध आधारित विकल्पों की उपलब्धता बढ़ाकर आयोजक न केवल विभिन्न आहार प्राथमिकताओं को पूरा कर रहे थे, बल्कि एथलीटों और दर्शकों के बीच स्वस्थ खाने की आदतों को भी बढ़ावा दे रहे थे। पेरिस ओलंपिक ने पिछले खेलों की तुलना में परोसे जाने वाले शाकाहारी खाद्य पदार्थों की मात्रा को दुगना करने का संकल्प लिया था। इस पहल में विभिन्न आहार प्राथमिकताओं और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों को ध्यान में रखते हुए स्वादिष्ट और पौष्टिक विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल की गई। कार्बन फुटप्रिंट को और कम करने के लिए 80% खाद्य उत्पाद फ्रांस के भीतर से प्राप्त किए जाने का सप्लाई चेन सुनिश्चित किया गया, और जिनमें से आप देखिए 25% पेरिस के 250 किलोमीटर के दायरे से खरीदा जा रहा था। स्थानीय और मौसमी उत्पादों पर जोर देकर न केवल स्थानीय किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत किए जाने पर बल दिया गया, बल्कि परिवहन उत्सर्जन को भी कम करने में प्रभावी मदद मिली। और आप देखिए पेरिस ओलंपिक में भोजन में इनोवेटिव प्लांट आधारित व्यंजन शामिल किए गए, जो फ्रांस की समृद्ध पाक परंपराओं से परिचय करा रहे थे। सब्जी से लेकर आप देखिए सलाद और पौध आधारित प्रोटीन तक इन व्यंजनों में के बहुमुखी लाभ को उजागर कर रहे थे। भारत में तमाम प्रदेशों में होने वाले खेल आयोजनों में इसी प्रकार की पहल की आवश्यकता है, जिससे क्षेत्रीय स्तर के खाद्य को वैश्विक और राष्ट्रीय पहचान मिले और भारत जैसे हरे भरे देश में पौध आधारित खाने की एक समृद्ध परंपरा को भी बल मिले। अस्थायी कार्यक्रम स्थलों का उपयोग, तो सस्टेनेबिलिटी रणनीति का एक प्रमुख पहलू मौजूदा या फिर अस्थायी स्थलों का उपयोग, जो कुल स्थलों का 95% हिस्सा था।
इस पहल से नए निर्माण की आवश्यकताओं को कम किया गया और जिससे कार्बन फुटप्रिंट में काफी कमी आई है। और इसके लिए कई प्रतिष्ठित स्थलों को प्रमुख आयोजनों के लिए तय किया गया, जबकि नए स्थल स्थानीय आवश्यकताओं और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए बनाए गए। नए स्थलों को कम कार्बन निर्माण विधियों का उपयोग करके बनाया गया। ओलंपिक गांव को 30% कार्बन की कमी के साथ बनाया गया, जो सतत विकास की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। और आप देखिए, वातानुकूलन, एयर कंडीशनर ऊर्जा की खपत और कार्बन उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण कारण है। आयोजकों ने तापमान और आर्द्रता को स्वाभाविक रूप से नियंत्रित करने के लिए स्थलों को ऐसे डिजाइन करने पर ध्यान केंद्रित किया जिसमें प्राकृतिक वेंटिलेशन और ग्रीन बिल्डिंग जैसे मानक उपयोग किए गए। और एथलीटों और दर्शकों की सुविधा व सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए विशेष रूप से गर्मियों के अधिक तापमान में अस्थायी एयर कंडीशनिंग लागू किए जाने हेतु इसमें मिस्टिंग सिस्टम और अक्षय ऊर्जा स्रोतों द्वारा संचालित अस्थायी एसी इकाइयां शामिल थी। पेरिस ओलंपिक अपने सभी गतिविधियों के लिए 100% अक्षय ऊर्जा का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध था। इसके लिए अक्षय ऊर्जा के विविध स्रोतों पर निर्भर रहते हुए प्रतिभागियों और दर्शकों की सुविधा सुनिश्चित की गई। ये जरूर बताया करिएगा इस तरह की पहल की जाती है। सर्कुलर इकोनॉमी और सामुदायिक प्रभाव। तो पेरिस ओलंपिक ने अपने आयोजन के हर स्तर पर एक सर्कुलर इकोनॉमी की रणनीति बनाई। यह रणनीति 3 प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित थी। कम संसाधनों के साथ खेलों का आयोजन करना, इन संसाधनों का बेहतर उपयोग करना और खेलों के बाद संसाधनों का दूसरा उपयोग सुनिश्चित करना। इस दृष्टिकोण से तमाम चीजों को खरीदने से अधिक किराए पर लेने या साझा करने को प्राथमिकता दी गई। एक संसाधनों के पूरे जीवन चक्र को नियंत्रित किया गया। परिवहन कार्बन उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण कारण है। पेरिस ओलंपिक का उद्देश्य 40% कम वाहनों का उपयोग करके और जलवायु अनुकूल वाहनों को बढ़ावा देकर इस प्रभाव को कम करना था। और लिहाजा दर्शकों व प्रतिभागियों द्वारा पेरिस की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पूरी तरह से उपयोग किया गया। पेरिस ओलंपिक की सस्टेनेबिलिटी की पहल का प्रभाव खेलों से परे भी आप देखते हैं कि विस्तारित रहा। आयोजक स्थानीय समुदाय के लिए एक स्थायी विरासत बनाने के लिए प्रतिबद्ध दिखे और इसमें आप देखते हैं कि सीन नदी की सफाई, हरे भरे स्थानों का निर्माण, अविकसित क्षेत्रों में निवेश शामिल, और जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि खेलों के लाभ लंबे समय तक महसूस किए जा सकते हैं। और भारत में आप देखिए अपार खेल संभावनाओं के बीच हम क्रिकेट विश्व कप या फिर अन्य प्रतियोगिताएं हेतु ऐसे मध्यम व छोटे शहरों में आधारभूत संरचना के विकास की योजनाएं तैयार कर सकते हैं जो वहां के लिए भविष्य में सामुदायिक प्रभाव पैदा कर सकें। और पेरिस ओलंपिक की जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में प्रतिबद्धता ने इन मुद्दों पर भी लोगों का ध्यान आकर्षित किया कि खेलों को कार्बन न्यूट्रल बनाने और किसी भी अपरिहार्य उत्सर्जन को प्रमाणित कार्बन ऑफसेट परियोजनाओं के माध्यम से संतुलित करने की योजना इस ओलंपिक की बड़ी देन है। यह विमर्श भी पेरिस में ने खड़ा किया कि हम खेलों को सस्टेनेबिलिटी कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, साथ ही अन्य शहरों व संगठनों को समान उपाय अपनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन स्थिरता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम भी शामिल करते हुए व्यक्तियों व समुदायों को जलवायु परिवर्तन करने हेतु प्रोत्साहित किया गया। पेरिस ओलंपिक ने सस्टेनेबिलिटी और कार्बन उत्सर्जन में कमी के लिए वैश्विक खेल आयोजनों में एक नया मानदंड स्थापित किया है। आयोजन के हर पहलू में सस्टेनेबिलिटी को एकीकृत करके आयोजक यह साबित कर रहे हैं कि पर्यावरणीय प्रभाव को कम करते हुए भी एक शानदार आयोजन की मेजबानी करना संभव है। पेरिस ओलंपिक द्वारा आप देखिए प्रारंभ की गई यह पहल और उपायों का लाभ न केवल स्थानीय समुदाय को मिलेगा बल्कि यह भविष्य के आयोजनों के लिए एक ब्लूप्रिंट के रूप में भी काम करेगा। भारत जैसे जलवायु परिवर्तन के आपातकाल से गुजर रहे देश को ऐसे आयोजनों से सीख लेते हुए राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कार्य योजना पर बल देने की आवश्यकता है जिससे खेलों और आयोजकों को पर्यावरण की रक्षा और सस्टेनेबिलिटी के लिए अधिक जिम्मेदार बनाया जा सके। अच्छा आर्टिकल लिखे जाते हैं, इस तरह की एडिटोरियल होना चाहिए। और देखिए जो काम के रहते हैं उन पर हम लोग बात कर लेते हैं, जो राजनीति से प्रेरित रहते हैं उन पर हम लोग बात नहीं करते हैं, और आप लोगों को पढ़ना हुआ करे तो पढ़ सकते हैं आप लोग, इसीलिए आपकी पीडीएफ भी उपलब्ध करवा देते हैं। सुविधाएं बढ़ाने में सहायक और विश्व की समस्याओं को सुलझाने के साथ साथ जनजीवन की सुविधाओं को बढ़ाने में नई तकनीक का बहुत बड़ा योगदान रहा है। भविष्य की तमाम चुनौतियों को भी हम नई तकनीक के माध्यम से सुलझा सकते हैं। विश्व के संबंधित विशेषज्ञों ने आप देखिए उनकी एक सूची तैयार की और इनमें 10 प्रमुख नई तकनीक की उपलब्धियों को महत्वपूर्ण बताया गया। वैश्विक आर्थिक मंच ने दुनिया भर से 10 सबसे अच्छी तकनीक को छांटकर एक लिस्ट तैयार की है। वर्ष 2024 की 10 उभरती हुई
तकनीक भविष्य में हमारी समस्याओं को सुलझाने में मदद करेगी। विश्व आर्थिक मंच ने जिन 10 तकनीकों को सूची में शामिल किया है उनमें बिजली का कम उपयोग करने के साथ पर्यावरण को ठंडा करने वाले इला इलास्टोकैलोरिक्स शामिल है। इसके अलावा सिंगल सेल वाली प्रोटीन से मवेशियों के लिए भोजन जैसी तकनीक का भी जिक्र किया गया है। और इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आजकल कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बातें हर जगह हो रही। एआई पहले नंबर पर है। वैसे तो एआई का उपयोग कई वर्षों से शोध कार्यों के लिए किया जा रहा है। तकनीकी शोध बीमारियों को समझने के, नए मटेरियल के बारे में आगे बढ़ने और मनुष्य के ज्ञान को बढ़ाने में अहम योगदान दे सकता है। वहीं आप देखिए, गोपनीयता के तरीकों को बेहतर करने की तकनीक के साथ ग्लोबल डाटा शेयरिंग और कोलैबोरेशन के लिए नए मौके देते हुए पर्सनल प्राइवेसी को संभाले रखना गंभीर चुनौती है। सिंथेटिक डाटा हेल्थ संबंधी रिसर्च में पावरफुल एप्लीकेशंस के साथ सूचनाओं को संभालने के तरीके को बदलने के लिए तैयार है। इंटेलिजेंट सरफेस, ये इनोवेटिव सरफेस आम दीवारों और सतहों को वायरलेस संचार के लिए इंटेलिजेंट कंपोनेंट में बदल देता है। इससे आप देखिए, वायरलेस नेटवर्क में बिजली की खपत को भी कम किया जा सकता है। ये सरफेस स्मार्ट फैक्ट्री से लेकर गाड़ियों के नेटवर्क तक में इस्तेमाल किया जा सकते हैं। और इसके प्रयोग से ऊंचाई पर स्थापित प्लेटफॉर्म से बैलून का इस्तेमाल करके ये सिस्टम दूर दराज के क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क की पहुंच बढ़ा सकते हैं। और इससे दुनिया भर में 2.5 अरब से अधिक लोगों के लिए डिजिटल खाई को बांटने में मदद मिल सकती है। इस तकनीक की मदद से आप देखिए, विश्व के अधिकतम हिस्से तक मोबाइल और इंटरनेट नेटवर्क को पहुंचाने में भरपूर मदद मिल सकती है। इंटीग्रेटेड सेंसिंग व कम्युनिकेशन, 6G नेटवर्क के आने से एक साथ डाटा कलेक्शन, सेंसिंग और ट्रांसमिशन कम्युनिकेशंस की सुविधा मिलती है। यह पर्यावरण पर नजर रखने वाले सिस्टम को मजबूत बनाता है, जो स्मार्ट कृषि, प्राकृतिक संरक्षण और शहरी नियोजन में मदद करते हैं। इंटीग्रेटेड सेंसिंग और कम्युनिकेशन डिवाइस बिजली और सिलिकॉन की खपत को भी कम करते हैं। कंप्यूटिंग पावर को वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी को साथ जोड़कर यह टेक्नोलॉजी बुनियादी ढांचे और रोजमर्रा के कामकाज में तेजी से सुधार का दावा करती है। इलास्टोकैलोरिक्स, जैसे जैसे धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है, उसे ठंडा करने वाले तरीकों की जरूरत भी बढ़ती जा रही है। उच्च क्षमता युक्त बिजली की कम खपत की पेशकश करते हुए इलास्टोकैलोरिक्स मैकेनिकल स्ट्रेस के तहत गर्मी को छोड़ते और सोखते हैं। आवश्यकता के अनुसार हीट पैदा करके और सिस्टम को ठंडा रखने की काबिलियत के साथ इलास्टोकैलोरिक्स वर्तमान तकनीक के लिए एक स्थायी समाधान पेश करते हैं। इस क्रम में कार्बन सोखने वाले ऐसे माइक्रोब्स विज्ञानियों ने तैयार किए हैं जो कार्बन को सोख कर उन्हें बायोफ्यूल में परिवर्तित कर देते हैं। क्लाइमेट चेंज से निपटने में यह टेक्नोलॉजी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। उल्लेखनीय है कि ग्लोबल वार्मिंग के पीछे कार्बन उत्सर्जन एक बड़ा कारण है। इसे नियंत्रित करने में कार्बन कैप्चर माइक्रोब्स नई उम्मीद बनते हैं। मवेशियों, और आप देखिए, मवेशियों के लिए वैकल्पिक भोजन, मवेशियों को अच्छा खाना उपलब्ध कराना भी एक बड़ी चुनौती है। समूचा विश्व जहां आज मनुष्य को पोषण से भरपूर खाना उपलब्ध कराने में जूझ रहा है, ऐसे में सिंगल सेल प्रोटीन, शैवाल और फूड वेस्ट से पशुओं के लिए मिलने वाली प्रोटीन फीड कृषि आधारित उद्योगों के लिए बड़ा अवसर है। वहीं ट्रांसप्लांट के लिए जीनोमिक्स जैसी तकनीक जेनेटिक तौर पर तैयार अंगों का मानव में सफल रूप से प्रत्यारोपित करने में स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ी प्रगति को दर्शाता है। दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए यह तकनीक अंग उपलब्ध करा सकती है। उपयुक्त तकनीकों के उपयोग से नई चुनौतियों का सामना करते हुए आम आदमी के जीवन को खुशहाल बनाया जा सकता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि दैनिक जागरण के संपादकीय पाठ की कहानी खत्म होती है। एक जनसत्ता का आर्टिकल बड़ा अच्छा लिखा जाता है और आपके एग्जाम के लेवल का ही लिखा जाता है, गिरते भूजल से बढ़ती मुसीबतें। और इस तरह के आर्टिकल भी अच्छी तरह से देख लिया करिएगा। तो पंजाब का भूजल एक बार फिर चर्चा में है। इसकी वजह पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय का एक अध्ययन और केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में दिया गया एक जवाब है। दोनों का सार एक ही है कि पंजाब का भूजल अब पीने योग्य नहीं रह गया और कई जिलों का भूजल लोगों को बीमार कर सकता है। अंदेशा है कि अगर जरूरी कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले वर्षों में पंजाब का भूजल सूख जाएगा। पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय के अध्ययन के मुताबिक पंजाब में खासकर मालवा क्षेत्र के लोगों को उच्च TDS वाली भूमि और उथले कुओं 60 मीटर से कम गहरे का पानी पीने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि इनमें उच्च स्तर के जहरीले प्रदूषक खासकर यूरेनियम फ्लोराइड
पाए जाते हैं। दूषित भूजल पीने से वयस्क और बच्चों को गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों का सामना करना पड़ता है। इससे पता चलता है कि सर्वाधिक प्रभावित जिलों फजिल्का और श्री मुक्तसर साहिब व भटिंडा बरनाला में भूजल मानव उपयोग के लिए बेहद असुरक्षित है। इन क्षेत्रों में उथले हुए पीने और सिंचाई के लिए अनुपयुक्त है। देखिए, जो गंदा पानी है, प्रदूषित पानी है, उससे नुकसान क्या हो सकते हैं, क्या प्रभाव पड़ते हैं उसकी, ये पॉइंट नोट कर लिया करिएगा। हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि पंजाब का भूजल अब पीने योग्य नहीं रह गया है। कई जिलों के पानी में घातक धातु का मिश्रण है जिसमें कैंसर हो सकता है। मंत्री ने बताया कि भूजल में के नमूनों में नाइट्रेट, आयरन, आर्सेनिक, सेलेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, निकल, कैडमियम, लेड, यूरेनियम जैसे खतरनाक तत्व पाए गए हैं। और यह पहला अवसर नहीं है जब पंजाब के भूजल को लेकर कोई अध्ययन हुआ है। पहले भी कई बार ऐसे अध्ययन हो चुके हैं और कई बार खराब होते भूजल के खतरों से आगाह भी किया गया। पिछले वर्ष हिमाचल प्रदेश के मंडी स्थित आईआईटी ने एक शोध में बताया था कि पंजाब के 94% लोग जिस भूजल का इस्तेमाल कर रहे हैं वह दूषित हो चुका है। यह अनेक रोगों का कारण बन रहा है। आईआईटी ने अपने अध्ययन में पिछले 20 वर्षों के आंकड़ों का अध्ययन किया और उसमें पाया कि पंजाब के भूजल का स्तर लगातार गिर रहा है। अब यह इतना नीचे जा चुका है कि पानी की गुणवत्ता खराब हो चुकी है। शोध के अनुसार पंजाब के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में पानी की गुणवत्ता काफी खराब हो गई है। वर्ष 2021 में आईआईटी कानपुर के एक शोध पत्र में भी गिरते भूजल स्तर की समस्याओं को दर्शाया गया है। उसके मुताबिक पिछले 4-5 दशक में पंजाब और हरियाणा में भूजल स्तर खतरनाक स्तर तक गिर गया है। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के अध्ययनों में भी खराब होते भूजल की जानकारी मिलती है। इससे पहले सन 2020 में केंद्रीय भूजल बोर्ड की ओर से पंजाब में विखंडवार भूजल संसाधन मूल्यांकन में भी पाया गया था। पंजाब के ज्यादातर जिलों में भूजल का अत्यधिक दोहन हो रहा है। कुछ जिलों में गिरते भूजल स्तर को गंभीर माना गया है और अब तक हुए सभी शोधों में एक बात समान है कि इस संकट का सबसे बड़ा कारण अत्यधिक भूजल दोहन है। पंजाब एक कृषि बहुल सूबा है और यहाँ की 74% से अधिक सिंचाई की आवश्यकता भूजल से पूरी होती है। वहाँ एक तरफ अत्यधिक भूजल दोहन हो रहा है और दूसरी तरफ आप देखते हैं कि खेती में इस्तेमाल होने वाले रसायन भूजल में मिलकर उसे जहरीला बना रहे हैं। विभिन्न शोधों से पुष्टि होती है कि पंजाब के भूजल आप देखते हैं कि भूजल में कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रेट, फ्लोराइड की मात्रा अत्यधिक बढ़ गई और इससे लोग विभिन्न रोगों के शिकार हो रहे हैं। केंद्रीय भूजल बोर्ड के अनुसार मध्य पंजाब के अधिकांश स्थानों पर भूजल स्तर पहले ही 150 से 200 मीटर तक पहुंच चुका है। अगर ऐसा ही रहा तो वर्ष 2039 तक उसके 300 मीटर से नीचे गिरने का अंदेशा है। विभिन्न शोधों में अत्यधिक भूजल दोहन की बड़ी वजह धान की खेती को माना जाता है। कृषि विशेषज्ञ और पर्यावरणविद भूजल संकट से निपटने के लिए धान की खेती को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के पक्ष में है, पर किसान इसकी खेती इसलिए करने पर मजबूर हैं कि उसके पास कोई और विकल्प नहीं है। कपास की खेती गुलाबी सुंडी और सफेद मक्खी के प्रकोप से ने तबाह कर दी और इसलिए अब कपास का रकबा घट रहा है। पंजाब के किसानों को धान से अच्छी आमदनी हो रही है। अगर वे धान के बजाय दूसरी फसलों की खेती भी शुरू कर दें तो उन्हें उनकी सुनिश्चित खरीद और वाजिब दाम मिलने से को लेकर अंदेशा है। कुछ विशेषज्ञ खेती के लिए मुफ्त बिजली को अत्यधिक भूजल दोहन की वजह बताते हैं। वे सलाह देते हैं कि अगर नलकूपों के लिए सरकार मुफ्त बिजली देना बंद कर दे तो भूजल दोहन में कमी आ सकती है। उधर सरकारों की अपनी राजनीतिक मजबूरियां हैं। कोई भी सरकार मुफ्त बिजली बंद करने का जोखिम नहीं उठा सकती है। विशेषज्ञ सूबे की नहर आधारित सिंचाई तकनीक को बेहतर बनाने के लिए ब्रिटिश काल की नहर प्रणालियों को फिर से तैयार करने पर जोर दे रहे हैं। और अब आप देखिए, अब तक हुए सभी अध्ययन जहां पंजाब में भूजल स्तर की चिंताजनक स्थिति दर्शाते हैं, वही नीति निर्माताओं को जल्द सार्थक कदम उठाने के लिए आगाह भी करते हैं। केंद्रीय भूजल बोर्ड की 2019 की एक रिपोर्ट में तो यहां तक कहा गया कि अगर भूजल दोहन की मौजूदा दर जारी रही तो आगामी 22 वर्षों में राज्य का इस्तेमाल करने लायक भूजल खत्म हो जाएगा। और बोर्ड इस रिपोर्ट को 5 साल बीत चुके हैं। इस दौरान इस दिशा में कोई सार्थक कदम नहीं उठाया गया। और आप देखिए, शोधकर्ताओं ने समय समय पर हानिकारक प्रभाव को कम करने के लिए समुदाय के स्तर पर रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ संयंत्र स्थापित करने, सामुदायिक जल भंडार टैंकों में नहर के पानी के साथ भूजल को मिलाने और घरों में आरओ आधारित जल शोधक स्थापित करने के सुझाव दिए। पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय ने अध्ययन से सामने आए सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के समाधान के लिए तत्काल कार्रवाई करने की जरूरत पर बल दिया।
विश्वविद्यालय ने प्रभावी जल प्रबंधन उपचारात्मक रणनीतियों को विकसित और लागू करने के लिए भूजल निगरानी बढ़ाने के लिए कहा। जितने भी आवश्यक कदम उठाने की अनुशंसा विशेषज्ञों ने की, उन्हें धरातल पर उतारने के लिए जल्द ही काम करना होगा। और इसके लिए जहां किसानों और आम लोगों में जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है, वहीं सरकारी एजेंसियों, उद्योगों, शोधकर्ताओं और स्थानीय समुदायों द्वारा समन्वित उद्योग भी सहयोग भी लेना होगा। यह एक ऐसी समस्या है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नजरअंदाज किया जाता रहा तो पंजाब के साथ पूरा देश इसके दुष्परिणाम झेलेगा। और विशेषज्ञ चेतावनी है कि अगर पंजाब का भूजल सूख गया तो यह देश की खाद्य सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा भी साबित होगा। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो जरूर आप लोग बताइए। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ईमानदारी से मेहनत करिए। धन्यवाद।